गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडी के चैप्टर 3 इकाई 3 निजी सार्वजनिक व वैश्विक प्रतिष्ठान। इकाई 1 में हमने क्या अध्ययन किया था? तो हमने व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य को जाना था। इकाई 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप और तीसरा अध्याय हम चलते हैं कौन सा? निजी सार्वजनिक व वैश्विक प्रतिष्ठान, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे क्या? तो व्यावसायिक उपक्रम होते क्या है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक उपक्रम को कितने भागों में बांटा गया है, उसका आज हम विधिवत अध्ययन कर देखिए। व्यवसाय में उन समस्त गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के संबंध में की जाती है। हम जानते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति के युग की तुलना में आधुनिक युग में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बिल्कुल कठिन है। निजी एवं सार्वजनिक प्राइवेट एवं पब्लिक क्षेत्रों तथा संयुक्त क्षेत्र में भी असंख्य व्यावसायिक उपक्रम विद्यमान हो रहे हैं। भारत में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाया है, जहां व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ विद्यमान है। इस अध्याय में हम सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों की प्रकृति तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संगठित करने के विभिन्न स्वरूपों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या? तो व्यावसायिक उपक्रमों के प्रकार। तो देखिए, एक व्यावसायिक उपक्रम एक संगठन या संस्था है जो व्यापारिक वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्रियाकलापों में लगा हुआ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र विद्यमान है। इस प्रकार क्षेत्र के अनुसार व्यावसायिक उपक्रम को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका निजी क्षेत्र के उपक्रम, दूसरा है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और तीसरा है आपका संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम। तो देखिए, निजी क्षेत्र के उपक्रम क्या है? जो निजी उद्यमी व स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन, मतलब जो प्राइवेट रहता है, ठीक। सार्वजनिक जो सरकार के स्वामित्व के नियंत्रण के अधीन होता है, और संयुक्त अर्थात जिसमें पूंजी में सरकार और मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट एवं जनता का संयुक्त रूप से मिश्रण होता है, वो आपका कहलाता है संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम। तो ये हो गया क्या? हमारे व्यावसायिक उपक्रमों के प्रकार। समझते हैं सबसे पहले किसको? निजी क्षेत्र। निजी अर्थात प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो देखिए, निजी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? निजी। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तथा व्यवसायों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं संचालन सरकार के हाथ में होता है, उसी प्रकार निजी क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों के अधीन होता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र में आशय निजी उद्योगपतियों एवं व्यापारियों द्वारा स्थापित एवं संचालित उद्योगों एवं व्यापारिक संस्थाओं में है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही साथ निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ शुद्ध घरेलू उत्पाद का लगभग 85% उत्पाद निजी क्षेत्र में ही होता है। निजी क्षेत्र को पूंजीवादी उपक्रम भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में श्रम की अपेक्षा पूंजी को अधिक महत्व दिया जाता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा है GDH कॉल के अनुसार कि पूंजीवादी उपक्रम लाभ के उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों एवं सामग्रियों पर निजी संपत्तियों का स्वामित्व होता है तथा कार्य भाड़े के श्रम द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा निजी क्षेत्र का आशय एवं निजी क्षेत्र की विशेषताएं। तो देखिए, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? निजी संपत्ति का अधिकार, दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा है लाभ की भावना, चौथा है वर्ग संघर्ष, पांचवा है प्रतिस्पर्धा, छठवां है मूल्य क्षेत्र, सातवां उपयोगिता सर्वोपरि और आठवां उत्पादन के संसाधनों का उचित उपयोग। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्या? निजी संपत्ति का अधिकार। तो देखिए, निजी क्षेत्र में उत्पत्ति के साधनों एवं संपत्तियों के स्वामित्व का अधिकार केवल निजी उद्यमों या पूंजीपतियों का होता है, ठीक है। दूसरा है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। तो निजी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त
प्राप्त होते हैं वह अपना स्वयं का व्यवसाय चुन सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता हो गई। तीसरा है लाभ की भावना। तो निजी क्षेत्र देश की आवश्यकता अनुसार उत्पादन नहीं करता वरन अधिकतम लाभ कमाने हेतु उत्पादित करता है। ये सबसे बड़ी उसकी विशेषता ये भी हो गई। चौथा है आपका वर्ग संघर्ष। तो निजी क्षेत्र दो वर्गों में बढ़ जाता है। कौन सा? पहला प्रथम वर्ग जिसको, और दूसरा है मालिक। जैसे प्रथम वर्ग अर्थात मालिक और द्वितीय वर्ग अर्थात नौकर। इनमें आपस में शत्रुता हो जाती है। ठीक है। अब चौथा है आपका प्रतिस्पर्धा। तो व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। तो व्यवसायों में प्रतियोगिता बनी रहती है। छठवा है आपका मूल मंत्र। तो निजी क्षेत्र में मूल्य तंत्र कार्य करता है। जिस वस्तु की मांग अधिक है उसका उत्पादन भी अधिक होगा, वह मूल्य भी क्या होगा? अधिक ऊंचा होगा। यह निर्देशन सदिश होता है जो उत्पादन उपभोग वितरण को भी प्रभावित करता है। सातवां है आपका उपभोक्ता सर्वोपरि। तो उपभोक्ता को सर्वफॉर्मिकता प्राप्त हो जाती है क्योंकि वह महत्वपूर्ण होता है। और आठवां चलते हैं हम उत्पादन के साधनों का उचित उपयोग। तो देखिए निजी क्षेत्र में उत्पादन के विभिन्न संसाधनों का भरपूर उपयोग संभव हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका निजी क्षेत्र की विशेषताएं। समझते हैं हम निजी क्षेत्र से लाभ या महत्व। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो पहला है स्वतंत्रता का लाभ, दूसरा निजी लाभ की प्रेरणा, तीसरा है गोपनीयता, चौथा लोचदार, पांचवा मितव्ययिता, छठवां विविधता, सातवां श्रेष्ठ उत्पादन, आठवां उपभोक्ता को महत्व, नौवां अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन एवं दसवां कुशल एवं योग्य कर्मचारी। पहला समझते हैं हम क्या? स्वतंत्रता। तो व्यावसायिक चुनाव की स्वतंत्रता होती है। देखिए निजी सेक्टर में अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। दूसरा है निजी लाभ की प्रेरणा। तो कार्य का आधार निजी लाभ की प्रेरणा मिलती है। तीसरा है गोपनीयता। तो व्यापार की अनेक बातें क्या होती है? इसमें गोपनीय होती है जो सार्वजनिक उपक्रम में संभव ही नहीं है। छठवा है आपका लोचदार। तो व्यवसाय में लोच की भावना बनी रहती है, सरलता से घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है इसको, है ना। पांचवा है मितव्ययिता। तो प्रबंधन एवं संचालन व्यय में मितव्ययिता होती है जिसका सार्वजनिक क्षेत्र में नितांत अभाव होता है। छठवा है आपका विविधता। तो विविधता निजी क्षेत्र का प्रमुख गुण है। ठीक। सातवां है आपका श्रेष्ठ उत्पादन। तो उत्पादन सस्ता एवं श्रेष्ठ स्तर का होता है जिसे बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके। आठवां है उपभोक्ता को महत्व। तो उपभोक्ताओं को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है तथा उसकी इच्छा के अनुसार वस्तुओं का विनिर्माण एवं उत्पादन भी होता है। ठीक है। नौवां है आपका अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन। तो अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। और दसवां है कुशल एवं योग्य कर्मचारी। तो निजी क्षेत्र में कुशल एवं योग्य उद्यमी की विजय होते हैं। अकुशल एवं अध्यम उद्यमियों को क्षेत्र से हटाया जाता है। अतएव यह कहा जाता है कि निजी क्षेत्र में योग्यता एवं कुशलता की विजय होती है। तो ये क्या हो गया हमारा निजी क्षेत्र के लाभ, आई मीन प्राइवेट सेक्टर से हमारे लाभ, है ना। लाभ होता है वहाँ हानि भी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या निजी क्षेत्र की हानियां या दोष। तो पहला है इसका आर्थिक संकट, दूसरा है आर्थिक विषमता, तीसरा राष्ट्रहित की उपेक्षा, चौथा वर्ग संघर्ष, पांचवा श्रमिकों का शोषण, छठवां उपभोक्ताओं का शोषण, सातवां सामाजिक कल्याण की भावना नहीं, आठवां अंतर्राष्ट्रीय कलह, नौवां विज्ञापन पर अधिक व्यय और दसवां है शासकीय नीति प्रवाहित। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या आर्थिक संकट। तो देखिए निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी हानियां और उसकी सबसे बड़ी दोष क्या है? तो है आर्थिक संकट। तो देखिए वर्तमान व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण अति उत्पादन का भय बना रहता है जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है आर्थिक विषमता। तो निजी क्षेत्र में उत्पादन कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित होने के कारण आर्थिक विषमता को जन्म होता है। तीसरा है राष्ट्रीय हित की उपेक्षा। तो संतुलित विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता जिससे राष्ट्रीय हित की उपेक्षा होती है। चौथा है वर्ग संघर्ष। तो पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के बीच संघर्ष होते रहते हैं। पांचवा है श्रमिकों का शोषण। चूंकि संपूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथ में रहता है अतः पूंजीपतियों तथा श्रमिकों का शोषण करने की संभावना अधिक रहती है। छठवां उपभोक्ताओं का शोषण। तो वस्तुओं की पूर्ति में कृत्रिम कमी लाकर या एकाधिकारी स्थिति उत्पन्न कर मूल्य में अधिक वृद्धि कर दी जाती है जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होने से संभावना रहती है। सातवां है समाज कल्याण की भावना नहीं। चूंकि ऐसे संगठनों का स्वामित्व कुछ ही लोगों या एक परिवार तक ही सीमित रहता है अतः उन्हें समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं रहता। आठवां अंतर्राष्ट्रीय कलह। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निजी व्यापार कलह उत्पन्न करते हैं। और नौवां है आपका विज्ञापन पर अधिक व्यय। तो देखिए इसका भी ये भी दोष है क्योंकि अपनी वस्तु को निजी
किसी भी ढंग से अधिक बेचने के उद्देश्य से विज्ञापन पर अधिक व्यय किया जाता है, जिससे हानि उठानी पड़ती है अपनी वस्तु को, जिसका असर वस्तु के मूल्य पर पड़ने से उपभोक्ता महंगी वस्तु क्रय करने पर मजबूर हो जाता है, जैसे अंकल चिप्स, ठंडा पेय पदार्थ आदि, है ना। और 10वां है आपका क्या, शासकीय नीति प्रवाहित। तो निजी क्षेत्र के व्यवसायी अधिक लाभ प्राप्त कर धन के दुरुपयोग से अपने प्रतिनिधि लोकसभा या विधानसभा में भेजने के लिए सफल हो जाते हैं, और फिर ये प्रतिनिधि निजी व्यवसायिक की इच्छा के अनुरूप व्यावसायिक नीति बनाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार इसे शासकीय नीति प्रभावित हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, तो निजी क्षेत्र का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता, महत्व और उसकी हानियाँ। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे क्या, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में।